नेक्स्ट हम लोग आज तीसरा नेशनल इनकम का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, नेशनल इनकम 3 पार्ट में पढ़ाए हैं। जितना समझ में आएगा उसको समझ लेना। 2-3 बार वीडियो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इतना जल्दी आसानी समझ में आता नहीं, और इस सब के लिए बड़ा बोर्ड चाहिए पूरा, जैसे जो हम क्लास में बोर्ड पर होता। तो जितना समझ में आ जाए उतना पकड़ लेना। ठीक ना, हम लास्ट में डिस्कशन करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है बराबर। ठीक, उसको पकड़ लेना। तो 3 पार्ट में वीडियो बनेगा। 1 पार्ट बन चुका है, 2 पार्ट भी, तीसरा भी बन रहा है। ठीक, जो कि तीसरा चलेगा। सबसे पहले आता है कि अब आगे पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय का गणना। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की शब्दावलियाँ, राष्ट्रीय आय का प्रति व्यक्ति आय कैसा निकाला जाता है, राष्ट्रीय आय में कौन कौन क्षेत्र शामिल हैं, राष्ट्रीय आय की गणना भी, राष्ट्रीय आय में कौन शामिल होता है कौन शामिल नहीं होता है, राष्ट्रीय आय के आकलनकर्ता बताए थे देशी और विदेशी स्तर पर है, ये संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर। तब बताए थे राष्ट्रीय आय की अवधारणा वही जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, चारों को पकड़ना है। ठीक, जीडीपी में क्या बताए थे, एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के अंदर, चाहे भारतीय चाहे विदेशी, दोनों की आय। इसमें वैसा भारतीय जो विदेश में कमा रहा है उसकी आय को नहीं शामिल करते हैं। अपवाद क्या है कि जो राजदूत हैं उनकी आय को शामिल करते हैं, या जो समुद्री में काम कर रहे हैं उनको शामिल करते हैं, अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं उनको शामिल करते हैं, अंटार्कटिका में शामिल करते हैं उनको शामिल करते हैं। ठीक, जीडीपी में किससे क्या चलता है पता, क्वांटिटी का, नॉट क्वालिटी का, क्योंकि इसमें बाहर माल नहीं जा रहा है। विदेशी भारतीय विदेश में कमा नहीं रहे जा करके, तो किस में कमाते हैं, तो विदेश में जीएनपी में निकलता है। तो इसमें केवल क्वांटिटी का, जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसा वो आगे जुड़ते जाएगा। क्वांटिटी जीडीपी में है तो जीएनपी में क्या है, क्वांटिटी जुट गया और क्या घुस गया, क्वालिटी आ गया। और एनपी में क्या आ जाएगा, क्वांटिटी, क्वालिटी और मूल्यह्रास प्लस विदेशों से आयात, ये सब शामिल जाएगा। ठीक ना। अब होता है राष्ट्रीय आय की गणना, उसी में आ जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना। गणना में आता हम लोग 3 तरह की गणना करेंगे। देखो, एक हो गया लागत पर, एक हो गया मूल्य पर, एक हो गया विधि। ठीक, तो पहला हो गया लागत पर। लागत का मतलब होता है, देखो लागत 2 होती है, साधन लागत और बाजार लागत। यानी राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है, जो हमारा जैसे 6% हमारा आया, कितने परसेंट आया, 6% जीडीपी लक्ष्य रखा गया है, तो एक साधन लागत पर होगा, एक बाजार लागत पर होगा। तो साधन लागत क्या होता है उसको देखो, सीधे सिंपल समझना, क्योंकि ये बिना क्लास का समझना मुश्किल है बोर्ड पर। इससे क्या होगा, एनर्जी भी जाएगा, समय भी बर्बाद होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सीधे जानना, जैसे ही पूछेगा रटवा देते हैं। जैसे ही पूछेगा राष्ट्रीय आय की गणना लागत आधार पर कितने टाइप की होती है, 2, साधन आधार पर और बाजार आधार पर। मूल्य के आधार पर कितने, 2, स्थिर मूल्य और बाजार मूल्य। ठीक ना। वो देगा विधि कितने हैं, पूछ देगा विधि कितने हैं, विधि तो विधि बोलना 3, पहला आय विधि, दूसरा व्यय विधि और तीसरा हो गया तुमको ये बचत विधि। ठीक, इस तीनों का जन्मदाता थे कुजनेट्स थे, कुजनेट्स इन तीनों के जन्मदाता। ठीक, तो भारत में जब तीसरा लास्ट टॉपिक जो पढ़ना राष्ट्रीय आय में, तो यही पकड़ना। ठीक, उसके बाद तो सब कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स का, कि राष्ट्रीय आय पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, राष्ट्रीय आय में अभी भी क्या कमियाँ हैं सीएसओ में। सीएसओ क्षेत्रीय स्तर पर जब तक से काम नहीं करेगा तब तक से वास्तविक आय का पता नहीं चलेगा। अभी देखो हमारे देश में जो मांग जीडीपी जो गिरा -23, ये संगठित क्षेत्र का है, जिसको सीएसओ मापने में सफल है। और संगठित क्षेत्र में 94% लोग का तो आय उसमें काउंट ही नहीं हुआ। तो 70-80% हमारा जीडीपी क्या होता है, अगर होता तो नीचे था। देखा था संगठित क्षेत्र में कितने लोग बेरोजगार हो गए थे, सब प्रवासी मजदूर भारत है, कितना में 2 धंधा बंद हो गया। चलो 3 पकड़ना है लास्ट में। ठीक, पहला लागत मूल्य। तो लागत में क्या हो गया, पहले साधन लागत। देखो क्या करना है, जहाँ ध्यान सुनना एकदम, किसी वस्तु को बनाने में जितना खर्च लगे, जैसे कि मान लो हम एक पेन बना रहे हैं, तो पेन बनाएंगे तो सबसे पहले मकान बनाएंगे जहाँ पर पेन बनाएंगे हम, तो मकान का किराया लगेगा पहला स्टेप। दूसरा उसमें कच्चा माल लाएंगे, उसका दाम लगेगा। तीसरा अपने आप तो बनेगा नहीं, श्रमिक से बनेगा। चौथा उसमें पूंजी लगेगा, मशीन लगेगा, बिजली लगेगा, सरकार को उसमें ब्याज, जहाँ से हम टैक्स लिए, जहाँ से हम लोन लिए उसको हम ब्याज भरेंगे,
सरकार को टैक्स देंगे और अपना लाभ कमाएंगे। ये हो गया लागत मूल्य। यानी कोई वस्तु बनाने में जितना खर्च लगे, कीवर्ड में बोलो। जैसे कि मान लो किराया देते हैं 10 रुपया, ठीक, किराया मान लो कितना हुआ, 10 रुपये हुआ। कच्चा माल 5 रुपये हुआ, श्रम 10 रुपये हुआ, बिजली 10 रुपये का हुआ, ब्याज 10 रुपये का हुआ, लाभ 10 रुपये का, तीनों जोड़ो 10 10 30 10 30 10 40, यानी उस वस्तु का दाम कितना हुआ, 40 हुआ। तो साधन लागत का मतलब क्या होता है, जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो इसमें करते क्या, जितना खर्च लगे उसको जोड़ देंगे तो साधन लागत हो गया। सिंपल एकदम समझना, साधन लागत इतना ही पहले रटो, इतना याद हो जाता है, स्टेप बाई स्टेप निकलेंगे क्लास में लोग। जब तबीयत पूरा ठीक हो जाएगा, अभी तो उम्मीद कम है कभी हमको तबीयत क्लास हम चल सकते हैं। साधन लागत पर पूछ देगा भाई, ठीक ना। अब साधन लागत पर नेशनल इनकम क्या होता है, यही हमारा राष्ट्रीय आय होता है। लेकिन वर्तमान में साधन लागत बहुत सारी त्रुटियां थी जो बताएंगे आगे, इस कारण इसको हटा दिया गया है। साधन लागत होता है NNP माइनस, अभी बताए थे NNP, जिसमें GNP माइनस मूल ह्रास होता है। NNP निकल जाएगा, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब सबको पता ही है, जो गुड्स पर लगता है। सरकार जब सामान अब डायरेक्ट ना लेकर किसी के माध्यम से लेती है तो गुड्स पर लगता है, मनोरंजन पर लगता है, सब पर। तो अप्रत्यक्ष कर को हटा देंगे उसमें से और सब्सिडी को जोड़ देंगे। गवर्नमेंट ने जो तुमको सब्सिडी दी है, छूट दी है, 10 रुपये का सामान 5 रुपये में उपलब्ध करा रही है, तो 5 रुपये का छूट दे रही है ना, तो 5 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में हमको जो 5 रुपये दे रहा है उसको माइनस कर देंगे। मान लो NNP का हट करके, NNP जैसे कि हमारा विदेशी पैसा हट करके, भारतीयों का पैसा विदेश से आ करके मूल ह्रास निकाल के मान लो 50 रुपये आया, जो शुरू में लोग पढ़े थे, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार को आ रही है 5 रुपया, उसको हटा देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे। और सब्सिडी को क्या कर देंगे, जो सरकार खर्च की है, जनता को लाभ दी है, जितना पैसा का लाभ दिया उसको जोड़ देंगे, तो वो हमारा निकल जाता है हमारा साधन लागत पर, ठीक। तो साधन लागत पर नेशनल इनकम का परिभाषा क्या होगा, NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। साधन लागत को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, जब किसी वस्तु पर क्या लागत, वस्तु में जितना पैसा खर्च है, ठीक, इसको परिभाषा में क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और सब्सिडी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक हो गया बाजार लागत। इतना ही समझो, सिंपल। अब होता है कि वर्तमान समय में अभी 2-3 विगत कुछ वर्षों में साधन लागत की जगह पर GVA आया है। GVA में क्या है, पहले क्या था, साधन लागत की जगह पर क्या, GDP और GVA में क्या अंतर है, तो देखो GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसका फार्मूला होता है GDP प्लस सब्सिडी माइनस, फार्मूला बताओ कोई बदल नहीं सकता। जैसे कि मान लो AQ प्लस BQ का होल स्क्वायर, A प्लस B प्लस B होता है सब ना, मान लो, तो इसको कोई बदल सकता है नहीं, उसी फार्मूला होता है, ये सरकार द्वारा आंकड़ा होता है कि इसमें क्या क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे। तो GVA में क्या होता है, सीधे बोलना है GDP प्लस सब्सिडी। उसमें क्या था, सब्सिडी टैक्स को GDP प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स, ठीक। इससे क्या पता चला, GVA से एक वित्तीय वर्ष में कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखो GDP और GVA में क्या अंतर है। GDP में क्या था कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसको नहीं देते, सीधे कितना हम लोग को सामान का दाम लगा। ये 100 रुपया, 100 पेन बनाए, एक पेन का दाम मान लो 100 रुपया है, ऐसा 10 पेन बनाए तो कितना निकल गया हमारा, 1000 रुपये हो गया। तो GDP था, बताए थे ना पिछले क्लास में। और GVA में क्या होता है, देखो सब, GVA में क्या होता है कि 1000 रुपया हम लगाए हैं, ठीक, बिकने के बाद 900 रुपया आया, तो पता चला ना कि 10 रुपया का हम लॉस है, या 10 रुपया प्लस हो गया, 1010 रुपया हो गया उसका दाम। तो ये हमारा GVA हुआ। GVA में निकालने से क्या चला पता कि हम GDP में क्या था कि सिर्फ सामान कितना लगा, दाम कितना लगा, कितना में बना। एक पेन का दाम मान लो 100 रुपया था, तो 100 पेन का दाम 100 यानी 10,000 रुपया, बस। इससे कहाँ पता चला कि इसमें कितना हमको लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, सिर्फ सामान का दाम का चला पता। लेकिन बेचने के बाद GVA में क्या होता कि इससे हमको पता चल जाएगा, GVA निकालने के बाद उस वित्तीय वर्ष में जितना सामान बना, जितना पैसा का सामान बना, उससे कितना हमको आय हुआ कितना हमको कमी हुआ। तो GVA से हमको क्या प्लस पॉइंट हो गया कि सिर्फ सामान का दाम का नहीं पता चला, सामान
बेचने पर कितना हमको प्रॉफिट हुआ और कितना हमको, यानी उस वित्तीय वर्ष में 10,000 का जो हमारा सामान था, हमको कितना लाभ हुआ उसमें, कितना हानि हुआ। जैसे इस साल हमको क्या हुआ, 23 रुपये का हानि हो गया। 100 रुपये में से 23 रुपया क्या हो गया, निकल गया, -23 है। हर साल 6 रुपया बढ़ता था, तो जीबीए निकालने से क्या चलता है पता कि 6 रुपये हम बढ़े हैं। जीबीए निकालने से क्या चला पता कि 23 रुपया हम क्या हो गए हैं, इस बार माइनस हो गए हैं। वही अगर जीबीए नहीं निकालते तो हमको नहीं पता चलता कि माइनस है कि प्लस है। ठीक, तो जीबीए से क्या चलता है पता कि प्रॉफिट है कि हम लॉस है, ये पता चलता है। नेक्स्ट, जीडीपी और जीबीए में क्या चलता है पता, देखो अब अंतर क्या है दोनों में। आंतरिक स्थिति कितनी मजबूत है इसका चलता है पता जीडीपी से, और जीबीए से चलता है पता कि हमारे पास गुणवत्ता कितनी है। गुणवत्ता का मतलब अच्छा सामान रहेगा तभी ना बिकेगा। रे सामान बिकेगा, घटेगा, बढ़ेगा तब ना चलेगा पता। तो जीबीए से क्या चलता है पता, गुणवत्ता का, आंतरिक भी और बाह्य भी। सामान हम कहाँ बेचेंगे, बाह्य बेचेंगे। अभी बताए थे कि बाह्य बेचेंगे तो सामान हमारा मजबूत स्थिति का पता चलता है। इसीलिए जीएनपी से जीएनपी हमारी बाह्य शक्ति का द्योतक है। ये सब थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है, जितना हल्का हल्का समझो बेहतर है, क्योंकि हम लोग सीए चार्टर्ड अकाउंट नहीं करना है यहाँ पर। राजस्व कितना आया पता नहीं चला इसमें, क्योंकि इसमें सामान सिर्फ बना था कि एक पेन का दाम 100 रुपया है, 10 पेन बनाए तो कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। इन 1000 रुपया हमारे पास है, बस इतना ही है। राजस्व कितना है पता चला नहीं। इससे क्या होगा कि सामान जब बिकेगा तो 1000 रुपया का हमारे पास था सामान, 10 रुपया हमको फ़ायदा हुआ तो प्रॉफिट दिखाएगा, 10 रुपया माइनस हुआ तो 900 रुपये 90 दिखाएगा, तो हमको माइनस जाएगा। तो इससे क्या चलता है, जीबीए हम क्या देखते हैं कि वस्तु का बेचने पर उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो देखते हैं हम लोग। रॉ मटेरियल पर कितना खर्च हुआ इसमें पता नहीं चलता। क्यों, क्योंकि इसमें हम अंतिम वस्तुओं, मतलब जो लास्ट में बना उसी पर फाइनल गुड्स तैयार करते हैं। इसमें हम लोग मध्यवर्ती का भी पता चलता है कि मध्यवर्ती मतलब क्या हुआ, जो बीच में पैसा लगा, से कच्चा माल पर कितना पैसा लगा, उसको कपड़ा बनाने में कितना पैसा लगा, ठीक ना, उसको भी, उस पैसे को भी इसमें हम दिखाते हैं कि देखो कच्चा माल हम 10 रुपये में लाए थे, श्रम शक्ति लगाकर 20 रुपया लगा, और उसको बेचे तो 30 रुपया लगा, तो इसमें सिर्फ 30 रुपया बेचने पर लगा चलता था। इसमें पता लगा कि नहीं, हमको श्रम शक्ति मिलकर 20 रुपया, कच्चा माल के रूप में उस पर 10 रुपया खर्च हुआ। इससे पता चलता है कि उस पर हम कच्चा माल, जैसे कोई पेन बनाया तो उसमें कच्चा माल पर कितना खर्च किए, हम श्रमिकों को कितना वेतन देकर उस पर कितना लागत मूल्य पड़ा। लेकिन इसमें सीधे चलता था पता कि हमको टोटल कितना खर्च हुआ। इसमें पता नहीं चलता था, चलेगा पता, इसमें टोटल जिसमें रहेगा चलेगा पता कि हमारा कच्चा माल कितना है। इसमें कच्चा माल, बीच वाला माल कि बनने के बाद कितना लागत मूल्य लगा, हमको कितना लाभ कमाना चाहिए, ये सब चल रहा पता। इसमें क्या है, इसमें A to Z चल रहा पता। इसमें सिर्फ उसका क्या कॉस्टिंग चार्ज है बस। अब होता है इसमें किस क्षेत्र में माइनस और किस क्षेत्र में प्लस, इसका पता नहीं। जीडीपी में क्या, जैसे मान लो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। इसमें क्या था कि कृषि, वन, मत्स्य, पशुपालन में हम क्या बढ़ रहे हैं, क्या घट रहे हैं, ये पता नहीं चला था। जीबीए में क्या है कि एक एक चीज़ का पता लगाना हमको है। हर चीज़, जैसे कृषि में पिछले साल के अपेक्षा हम घटे कि बढ़े, इससे जैसे मान लो, इससे हमको क्या होता है पता, तुलनात्मक है ये, क्या हो गया, तुलनात्मक रूप से। इससे क्या होगा पता कि हम कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, और हमको क्या समस्या और क्या निदान होना चाहिए। तो जीबीए में क्या है, बाह्य मैंने सामान विदेश में बेचेंगे तो चलेगा पता। ठीक, इतना पकड़ लेना, क्लास में इसको हम फिर समझा देंगे बढ़िया से। चलो, बाजार कीमत पर। बाजार कीमत का मतलब सीधे होता है, देखो, किसी वस्तु का मूल्य, अंतिम उत्पाद पर किसी वस्तु का मूल्य, यानी MRP हुआ। जैसे कोई सामान अंतिम स्तर पर उसका 100 रुपया दाम हुआ, टैक्स वैक्स सब जोड़ करके, तो MRP क्या हुआ, किसी वस्तु का मूल्य या बाजार कीमत हुआ। तो बाज़ार में उसका वर्तमान में, जैसे कोई पेन है, पेन का बाज़ार कीमत कितना हुआ, ये होगा, चलेगा पता। नेक्स्ट हो गया, इसका रूल क्या है, साधन लागत पर। अभी बताए थे ना कि जितना खर्च लगता है वो प्लस अप्रत्यक्ष कर, जैसे GST हुआ, हम माइनस सब्सिडी कर देते हैं, तो बाज़ार कीमत पर सूत्र होता है यही। तो बाज़ार कीमत का सूत्र क्या, साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर, जैसे GST। जैसे मान लो साधन लागत हुआ, कितना में बना प्रोडक्ट, सरकार ने GST उस पर कितना लगाया,
और सरकार ने जो सब्सिडी दिया उस वस्तु पर बनाने में, उसको हटा देने पर, क्यों हटाया जाता है? इसको जोड़ा नहीं जाता बाज़ार कीमत पर, इसको जोड़ने पर क्या होगा, दाम और बढ़ जाएगा। तो क्यों? ताकि सामान का दाम अगर कम कर देंगे, कम हो जाए। क्योंकि बाज़ार किसी भी वस्तु में अगर हम सब्सिडी हटा देंगे, सब्सिडी सरकार नहीं हटाएंगे, नहीं देंगे, तो सामान का दाम क्या हो जाएगा, कम। जैसे मान लो कोई वस्तु है, सरकार उसको प्रोत्साहित करना चाहती है, तो सरकार सब्सिडी देगी तब ना उसका दाम कम हो जाएगा। कम होगा तो मार्केट में क्या होगा, बिकेगा। तो याद रखना कि सब्सिडी सरकार तभी देती है जब किसी चीज़ को प्रोत्साहन करना होता हो। जैसे बैंक में लोन कम कर देगी, जब सामान खरीदो तो सामान बिकेगा लोन पर लेकर के। टैक्स कम कर देगी तो सारे लोग पैसा लेंगे। नेक्स्ट होता है राष्ट्रीय आय की गणना मूल्य में। तो राष्ट्रीय आय की जब गणना होती है तो एक स्थिर मूल्य पर होती है और एक बाजार मूल्य पर, चालू मूल्य पर। स्थिर मूल्य का मतलब तो जो हमारा आधार वर्ष है, जो हम पीछे क्लास में बता चुके हैं कि आधार वर्ष क्या होता है, बेस ईयर, जो हमारा 2011-12 चल रहा है। जैसे कि मान लो 11-12 में किसी 100 पेन का दाम था, 100 पेन, एक पेन का दाम 5 रुपये था। 100 पेन हमने बनाया था, 100 पेन में 5, तो 105 कितना हुआ, 500 रुपये हुआ। तो राष्ट्रीय आय मान लो स्थिर मूल्य पर कितना हुआ, 500 रुपये, ठीक। चालू मूल्य मतलब होगा कि वर्तमान में उसका MRP रेट क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ा करके। देखो समय समय पर जो वस्तु 2010 में था दाम 11 में था, 2020 में वही दाम होगा नहीं। महंगाई बढ़ी है तो महंगाई को जोड़ देंगे उसमें ना। तो वस्तु में जैसे जैसे समय पर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का कॉस्टिंग चार्ज जोड़ देंगे तो उस वस्तु का मूल्य निकल जाएगा। चालू मतलब जो अभी लेटेस्ट है, जैसे 20-21 का सेशन में जो कोई वस्तु पैदा की है उसका दाम जो भी होगा वो होगा चालू मूल्य। तो मान लो राष्ट्रीय गणना हम कैसे करते हैं, स्थिर मूल्य पर भी और चालू मूल्य पर। ज़्यादातर पूछता है चालू मूल्य वाला, ठीक। स्थिर मूल्य का मतलब 11-12 जो हमारा बेस ईयर था, उस समय उस वस्तु का दाम कितना था, ताकि तुलना करने में क्या आसानी हो। जैसे कि मान लो एक पेन था 11-12 में 20 रुपये में, आज पेन हो गया 30 रुपये में, तो कितना बढ़ा, 10 रुपया। इसमें क्या बढ़ा, महंगाई बढ़ा। सामान समय समय पर महंगा होता ना, कच्चा माल जो तुम लोहा पहले खरीदेगा 10 साल पहले तो 60 रुपये किलो मिलेगा, अभी 70 रुपये मिलेगा, 10 रुपये बढ़ा ना। मजदूरी लागत पहले का भी बढ़ा ना, सबका बढ़ेगा दाम। तो इससे तुलनात्मक चलता पता कि स्थिर मूल्य में कितना दाम था और अभी कितना दाम था। नेक्स्ट अब होता राष्ट्रीय गणना की विधि होती है। विधि 3 तरह के बताए थे ना अभी हम, आय विधि, व्यय विधि और बचत विधि। भारत में इन 2 विधियों का मुख्य रूप से प्रयोग करता है। कुजनेट्स जो अमेरिका के वैज्ञानिक, अमेरिका का अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस तीनों विधि को बनाया था। किसी भी देश में आय के आधार पर कितना व्यय करता है उस पर, और कितना लोग आय और व्यय होने के बाद कितना उसके पास सेविंग है। तो भारत में सेविंग का पता चलता नहीं है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो भी राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, वो है क्या, वो हमारा आय और व्यय के आधार पर देखती है। तो भारत में किस आधार पर होता है, राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए कितनी विधियाँ बनाती हैं, 2, आय विधि और व्यय विधि, नॉट बचत विधि, ठीक। तो पूछ सकता कि विधि कितनी होती है, 3। भारत में प्रयोग कितने, 2, आय और व्यय, ठीक। बस इतना ही जानना है, इतना ही टॉपिक जानना है, ठीक। इसी को जो बताएं उसको 2-3 बार वीडियो पर देख लेना, क्योंकि जब भी क्लास चालू हो, क्लास चलने में हमारा समय लगेगा, अभी चालू होगा तो हम सब बता देंगे अच्छा से, क्योंकि इसमें आंकड़ा लेकर चलना पड़ेगा, बोर्ड पर आंकड़ा रखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो हम समझा सकते हैं टैब पर भी 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा एनर्जी भी जाएगा, तुमको समझ में विशेष रूप से नहीं आएगा। इसलिए जितना बताएं उतना पकड़ लो। देखो अब क्या है, राष्ट्रीय आय पढ़े थे हम लोग, क्या है, नेशनल इनकम। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो सुनो, पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ लेना बढ़िया से, पूछता है। उसके बाद पूछता है कि क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में कौन क्षेत्र किस में आता है, किस क्षेत्र में योगदान ज़्यादा भी है। पर कैपिटा इनकम पूछेगा कैसे निकाला आता है, पूछेगा किस देश का, राज्य का सबसे अधिक है, बिहार का सबसे कम है, उसका देख लेना सब। ये हो गया। फिर पूछ देगा तुमसे GDP पूछ सकता है कि GDP में किसको शामिल करते हैं, तो बता देना भारतीय प्लस विदेशी को। किसको शामिल नहीं करते हैं, वैसा भारतीय जो विदेश में कमा रहा है, ठीक है ना, उसको शामिल हम लोग नहीं करते हैं। GNP में किसको शामिल करते हैं, इसको शामिल करते हैं, इसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक। किसको, मूल ह्रास किस में निकाला आता है, NNP
और एनडीपी में मूल ह्रास निकला था, ठीक ना। जीबीए क्या है, किस बताओ, जीडीपी से क्या चलता है पता, सिर्फ क्वांटिटी का। जीएनपी से क्या चलता है पता, क्वालिटी का भी, क्योंकि बाहर इसमें वैसे भारतीय जो विदेश में कमा रहे हैं उनकी आय को शामिल किया जाता है। तो क्वालिटी अच्छा रहेगा तो आय क्या होगा, बढ़ेगा। तो भारत बाह्य रूप से क्या रहेगा, मजबूत माना जाएगा। जीएनपी में भारत क्या माना था, बाह्य रूप से मजबूत। जीडीपी में आंतरिक रूप से मजबूत। और एनएनपी में आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से मजबूत, क्योंकि इसमें जीडीपी भी और जीएनपी भी क्या होता है, शामिल होता है। इसमें सिर्फ क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, और इसमें क्वांटिटी, क्वालिटी और मूल्य ह्रास, सब समझ लेना। ये हो गया। अब होता है कितने आधार पर आय की गणना की जाती है, तो दो, साधन लागत आधार पर और बाजार। साधन में क्या बोलना है कि टोटल आय, टोटल खर्चा जोड़ दो, और बाजार में क्या, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है मूल्य मुद्रास्फीति के अनुसार, उसका एमआरपी इक्वल टू बाजार कीमत है, और टोटल खर्च इक्वल टू साधन लागत। एकदम सिंपल भाषा में है। चालू मूल्य मतलब क्या हुआ, जो अभी वर्तमान में है। चालू मूल्य क्या, जो वर्तमान में चल रहा रेट उसका है, ठीक। स्थिर मूल्य क्या है, 11-12 जो बेस ईयर था उसमें हमारा पहला बेस ईयर 48-49 से बना था, और 11-12 छठा बेस ईयर हमारा है, ये छठवां है। इसके पहले 2004-5 था, अब 11-12 है। अब देखो कब होता है, कौन होता है। उसके बाद पूछ देगा तुमको, ये तुमको पूछ सकता है कि बताओ जीबीए में क्या करते हैं हम लोग। जीबीए क्या है, तुलनात्मक अध्ययन है। जीबीए में हम सारा आंकलन करते हैं, टोटली चीज़ का प्रॉफिट और लॉस को दिखाते हैं जीबीए में। जीडीपी में सिर्फ हमारा जो उसका जितना लागत लगा, जितना पैसा, टोटल एमआरपी जीडीपी से 1% तो टोटल एमआरपी जीडीपी, एमआरपी को बेचने पर फायदा और लॉस इक्वल टू जीबीए। जीबीए से क्या चलता है पता है, हम हर क्षेत्र का, कृषि का, पशुपालन का, मत्स्य का, सेवा का, वन का, जीव, टोटल चीज़ का, एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन करते हैं। इसलिए जीबीए से क्या होता है, हमको एक एक चीज़ का पता चलता है। जीडीपी से एक एक चीज़ का पता नहीं चलता था। लागत आय विधि कितनी है, तो 3 प्रकार की है आय विधि है। बताओ राष्ट्रीय आय की गणना विधि कितनी है, 3 है, आय आधार पर, व्यय आधार पर भी, और बचत आधार पर। भारत में कौन है, 3 है। भारत में जीडीपी कब अपनाया गया, 1950 में, ठीक। कब अपनाया गया, 1950 में। कब विश्व स्तर पर लागू हुआ था, 1929-30 में। कहाँ पर, अमेरिका में। किसने, कुजनेट्स ने, ठीक। थैंक यू। सब समझे, इसको 2-3 बार पढ़े, समझ में आएगा।